नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे जो हमारी कृषि व्याख्याता भर्ती है 2025-26 के अंदर जो होने जाने वाली है उसकी आज ये जो मैं वैसे कहूँ कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर हम आज उसके भर्ती के बारे में तमाम आपके जो डाउट है उसके बारे में देखेंगे। आज के सेशन के अंदर देखेंगे उसकी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होने वाली है। हम बात करेंगे इस भर्ती के अंदर आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आयु के अंदर आपको कितनी क्या छूट दी जाने वाली है, आपके वेतन भत्ते कितने होने वाले हैं, उनके बारे में तमाम जानकारी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, सिलेबस के अंदर कैसे रहने वाला है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगी, उन तमाम आपके जो डाउट्स है उन सभी के बारे में हम आज सेशन आपके बीच में लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी प्रकार का यदि आपके डाउट है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। और सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इसने बता रखा है कि 4 year bachelor's degree in agriculture, horticulture, recognized by in the UGC and postgraduate and relevant subject of agriculture and horticulture, कि आपकी 4 साल की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या इनसे जो रिलेटेड जो आपके अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है उस रिलेटेड आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, 4 साल वाले आपकी डिग्री होनी चाहिए। आगे मैं बात करूं यूजीसी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशनल बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ आपके रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशनल। तो मैं बात करूं आपकी योग्यता, तो आपकी क्या योग्यता रही, तो मैं बताऊं आपको, तो आपकी बीएससी होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए या इससे जो रिलेटेड कोर्स है उनसे होनी चाहिए। आपके जो अंडर मैं बात करूं जो ग्रेजुएट कोर्स है उससे रिलेटेड भी हो सकती है। और मैं बात करूं 4 साल वाली डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ में आपकी एमएससी होनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इससे रिलेटेड जो अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है उससे रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। तो ये इसकी क्या हुई, आपकी योग्यता हुई। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 year डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या इससे जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा मैं बात करूँ बाय द अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड द बैचलर ऑफ एजुकेशनल बीएड फ्रॉम द एनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता हुई। अब मैं बात करूँ और क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपको वर्किंग नॉलेज ऑन द हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि इन द नॉलेज इन द राजस्थान कल्चर। आपको राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए और आपको हिंदी और जो देवनागरी लिपि है उसका क्या होगा नॉलेज होना चाहिए। तो ये हुई इसकी शैक्षणिक योग्यता। मैं आगे बात करूं, अगला आता है वेतन, वेतन भत्ते की बात करें, किसका कितना क्या वेतन आपको मिलेगा। तो पे मैट्रिक्स लेवल 12 की ये जॉब है, अर्थात गैप मैं बात करूँ ग्रेड परेड जो ग्रेड पे 4800, अर्थात मैं लगभग बात करूँ तो 4800 के लगभग आप 48,000 से लगभग आप 80,000 तक इसकी सैलरी मान सकते हो। स्टार्टिंग में अंदर आपकी इतनी रहेगी 48,000 की समथिंग रहेगी। इसके अलावा बता रहेगा कि नोट राज्य सरकार के जो नियम के अनुसार आपके परिवीक्षा काल अर्थात जो आपका प्रोबेशन टाइम है 2 वर्ष का वो रहेगा। इसके अंदर आपको फिक्स जो पे होगा, जो फिक्स पे होता है वो आपको जो दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी आयु सीमा की कि इसके अंदर कितनी की आयु है, तो दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आप 1/1/2026 को आपकी न्यूनतम आयु तो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप कितने हो सकते हो 40 से। तो अधिकतम तो आपकी 40 है और न्यूनतम कितनी आपकी 21 है। तो 21 और 40 के बीच में यदि आप आयु तो आप इसको दे सकते हो। या ऐसे विद्यार्थी जिनकी ये आपके 1 अर्थात 1 जनवरी 2026 को
21 वर्ष पूर्ण हो रही है तो वो भी इस एग्जाम को जो आपके दे सकते हैं। तो ये इसकी योग्यता हुई आपके आयु संबंधी। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे एक नोट आपके देखकर बता रहा गया कि उत्पन्न आयोग द्वारा पूर्व में 2022 में विज्ञप्ति विज्ञापित किए गए जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/1/2023 रखा। उसके पश्चात पदों हेतु कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः अभ्यर्थियों को 1/1/26 की अभी आयु के होते उन्हें नियमित प्रावधानुसार है। तो ये कोई खास नहीं, तो वो ध्यान रखना भाई, जो विद्यार्थी 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं वो इसके लिए योग्यता, अधिकतम आयु 40 है और न्यूनतम आपकी कितनी 21 वर्ष इसकी योग्यता है। आगे चलते हैं, ये इसके बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन है। हमारा जो आरपीएस होते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, अजमेर द्वारा ये आपका आप देख सकते हो 28/8/2025 आज का ये आपके नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। आगे हम चर्चा करें इसके बारे में, तो ये इसके बारे में नॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा इसकी शैक्षणिक योग्यता जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा यहाँ पर इसकी मैं बात करूं वेतन पे के बारे में बता रहे हैं और इसकी आयु सीमा के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में हमने जो जनरल जानकारी देख ली। इसके अलावा कुछ वर्गों को आयु के अंदर छूट भी दे रखी है, तो उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से वर्ग है जिनको आयु के अंदर छूट दे रखी है। तो मैं बात करूं राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या मैं बात करूं जो अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात SC/ST या जो ओबीसी वर्ग है, उनको है जो 5 वर्ष की कितनी 5 वर्ष की इसके अंदर क्या दे रखी है, आपको छूट दे रखी है। मैं वही बात करूं आपके राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर है और महिला है, क्या है आपकी महिला है, तो उनको कितने 10 वर्ष की क्या दे रही छूट देगी। तो ध्यान रखना SC/ST की यदि कोई पुरुष है मेल है तो उनको 5 वर्ष की छूट है, और SC/ST और ओबीसी की यदि कोई क्या आपके महिला है तो उनकी कितने 10 वर्ष की क्या दे रखी है, उनको छूट दे रखी है। इसके अलावा मैं बात करूं सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, मैं बात करूं जो जनरल कैटेगरी के जो वुमेन कैंडिडेट है उनको है जो 5 वर्ष की क्या दे रखी है, यहाँ पर छूट दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है कि वुमेन कैंडिडेट बिलोइंग इन जनरल कैटेगरी, अर्थात आप जनरल कैटेगरी की कोई महिला तो उसको 5 वर्ष की क्या दे रखी है, यहाँ पर छूट दे रखी है। इसके अलावा विधवा या विच्छिन्न विवाह ऐसी कोई यदि महिला है तो उसको अधिकतम आयु सीमा नहीं है, उसकी अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी आयु के हो वो एग्जाम दे सकती है। तो उसकी यदि कोई ऐसी विधवा महिला है तो उसकी न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी भी आयु हो सकती है, वो यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो ये हमारी आपके आयु संबंधी आप देख लेना थोड़ा। अब आगे चलते हैं, आगे मैं बात करूं आपके यहाँ पर दे रखा अन्य विवरण, और अन्य विवरण के अंदर दे रखा कि सबसे पहले चयन प्रक्रिया, कि आपका चयन किस आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले क्या दे रखा आपका चयन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। यदि आपका क्या होगा एक एग्जाम होगा उसके माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर परग अर्थात उत्तर जो पुस्तिका होती है उसके मूल्यांकन में स्केलिंग या मैं बात करूं जो मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन होता है उस पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। जहां तक पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह जैसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। बल्कि नॉर्मलाइजेशन में बात करूं तो उन्हीं वैकेंसियों के अंदर या उनको भर्तियों के अंदर अपनाया जाता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अंदर एक से ज्यादा मैं बात करूँ शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। जैसे कृषि पर्यवेक्षक हुई, डबल हुई तो या कृषि व्याख्याता हुई तो इसके अंदर ज्यादा फॉर्म नहीं भरते, एक पारी के अंदर एग्जाम होना पॉसिबल होता है, तो वहां पर है जो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। जहां तक तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जहां तक यदि संभावना हुई या हमें जरूरत हुई तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। संबंधित सेवा अधिनियम 28 के अनुसार आयोग के उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी के अनुशासित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को मेरिट और मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, अर्थात आपकी मेरिट छूटेगी और मेरिट के हिसाब से आपका जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। उसके आधार परीक्षा का स्थान और माह,
परीक्षा का स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी कोई सूचना नहीं है, आपकी डेट क्या होगी, किस तारीख को आपके एग्जाम, अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जैसे सूचना आएगी सबसे पहले आपको सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ परीक्षा योजना, उक्त पद पर मैं बात करूँ सेवा अधिनियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इसके उल्लेखित परीक्षा योजना में जो वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, वस्तुनिष्ठ रूप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या होंगे आपके वो होंगे क्वेश्चन होंगे, उसके माध्यम से आपके होंगे। इसके अलावा बात करें आवेदन की अवधि, आवेदन 4/9/25 से 3/10/2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। 4/9 मतलब आपके जो अभी हमारी सितंबर चल रहा है तो सितंबर के अंदर ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर से अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 4 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म हमारी एग्जाम डेट, फॉर्म की डेट आ गई है तो जल्दी आपकी क्या कर दी जाएगी, एग्जाम डेट की भी जो घोषणा कर दी जाएगी। तो वो कब करें, मार्च अप्रैल, वो उनके हिसाब से, तो वो जैसे घोषणा कर देंगे हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर स्टेटस लिख देगा कि परीक्षा की अभी कोई तारीख फिक्स नहीं, लेकिन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब है आपकी 4 तारीख है। 4 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 3 अक्टूबर तक आपके फॉर्म रात के 12 बजे तक आप फिलअप कर सकते हो। तो ये हुई हमारे आपके। इसके अलावा थे आवेदन की प्रक्रिया, क्या आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हो। तो या तो आप जो आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हो, या आपने ओटीआर करवा रखा होगा, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एसएसओ पर जाना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप वहीं से भी इसको जो फॉर्म को भर सकते हो। ओटीआर से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। एटीआर के जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो एक बार फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पैसे लगते हैं, उसके बाद में नहीं लगते हैं। ओटीआर से संबंधित भी कुछ नियम है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओटीआर संबंधित क्या क्या नियम है। अच्छा, दस्तावेजों की बात करें, यहाँ पर दस्तावेज भी बता रखे हैं कि अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोत्सम के नाम, पिता जन्म तिथि, सेकेंडरी कक्षा विवरण, आधार कार्ड सभी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ओटीआर करने से पूर्व एसएसओ अंकित होनी चाहिए। तो आपकी जो ग्रेजुएशन बीएड की जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो सारी मार्कशीट वगैरह चाहिए। बाकी आपकी ओटीआर के अंदर ऑलरेडी पहले ही आपकी होती है। इसके अलावा मैं बात करूं ओटीआर संबंधी इन्होंने क्या नियम दिए। ओटीआर संबंधी इन्होंने नियम दिए कि आवेदन में संशोधन संबंधी सूचना कि भाई अभी आप फाइनली सबमिट करो तो उसके बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करना चाहता है और आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के बाद भीतर 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन या किया जा सकता है। मतलब ऐसा विद्यार्थी जिसने फॉर्म भरते समय यदि इसके कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आपको फॉर्म जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 3 अक्टूबर 2025, उसके 10 दिन बाद में वापस फॉर्म रीओपन होंगे, 500 रुपए आपके अलग से चार्ज लगेगा। उसके बाद आप फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकते हो, त्रुटि को सुधार सकते हो। तो फॉर्म भरते समय आप प्लीज थोड़ी जो सावधानी बरतें, ये थोड़ा इसके अंदर बता रखे हैं। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजना की तिथि के 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिटिंग हेतु विकल्प खोला जाएगा। अर्थात ध्यान रखना, प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि के 7 दिन पूर्व या 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट विकल्प खोला जाएगा। अभ्यर्थियों की फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि इसके अंदर संशोधन कर सकते हो। अब बात करूं ओटीआर संबंधी क्या है, तो ओटीआर किए जाने के कारण ऑनलाइन अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिंक किस स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया जा रहा। तो ओटीआर के अंदर ये चीज पहले से होती है, तो ओटीआर जब आप करो तो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बता रखा किसी प्रकार के संशोधन का पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, फिर संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपके पहले संशोधन होगा तो उस माध्यम आपके एसएमएस आएगा और ओटीपी आएगी लास्ट में, उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट होगा। यह ध्यान रखना। सभी प्रकार के अनुमानित जो संशोधन है उसके लिए 500 रुपए आपके जो संशोधन या त्रुटि के लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है एक बार ही पंजीकरण, अर्थात जो ओटीआर है उसका क्या ये इन्होंने नियम लागू किया। तो इन्होंने लागू किया कि यदि कोई जनरल सामान्य आरक्षित, अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग के क्लीमर है,
उनके लिए 600 रुपये, उनके लिए कितने 600 रुपये। अर्थात जनरल या मैं बात करूँ ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनको 600 रुपये, और जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए कितने रुपए आपके 400 रुपये आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखा गया है। ये ओटीआर का ये एक बार ही होता है, उसके बाद में आप फॉर्म फ्री में भर सकते हो। अब ओटीआर संबंधी कुछ शिष्ट यहाँ पर उन्होंने लागू शर्तें कर दी है। अब क्या होता है कि फॉर्म फ्री में भरते हैं तो सभी विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, या फॉर्म भरने के मैं बात करूँ स्टूडेंट की मात्रा भी ज्यादा होते हैं। तो जो आलोक राज जी है, या मैं बात करूँ जो हमारा बोर्ड है, जो आपके बंदावा साहब हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं। तो वो क्या क्या रूल है उसके बारे में देखेंगे। कई अभ्यर्थी बोर्ड संस्थाओं में वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है। कि यदि कोई विद्यार्थी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल कौन सी आपकी 2025 वाली, और 1 मार्च कौन सी आपकी 2026 वाली, इन दोनों के बीच में यदि कोई विद्यार्थी 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, 2 परीक्षाओं में यदि वो उपस्थित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रतिबंधित अर्थात ब्लॉक कर दिया, अर्थात आपकी जो ओटीआर है उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी शुल्क द्वारा 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ओटीआर का पुनः चालू या अनब्लॉक किया जाएगा। यदि उसके बाद यदि आप वापस कोई फॉर्म भरोगे या आपको ओटीआर का कोई काम हुआ, तो आपको 750 रुपये आपका चालान भरना होगा। उसके बाद में आपकी जो ओटीआर है उसको वापस चालू किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान रखना, एक बार ओटीआर पुनः चालू या अनब्लॉक होने पर अभ्यर्थी वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित या ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, ओटीआर पुनः प्रतिबंधित ओटीआर को अभ्यर्थी के द्वारा राशि 1500 का भुगतान करने के पश्चात ओटीआर सुविधा पुनः चालू होगी। तो यार 2 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के अंदर आपको ऑप्शन नहीं होगा, वही आप फॉर्म भरें जिसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, जिसके अंदर आप योग्य हो और जिसका आप एग्जाम दे सकते हो, तो वही आपको जो पेपर के अंदर आपको जो फॉर्म फिल करना है, ऐसे नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप फॉर्म भर देते हो और आप एग्जाम देने नहीं जाते तो आपका चालान हो सकता है, आपकी ओटीआर जो ब्लॉक कर दी जाएगी, तो वापस आपको अनब्लॉक करने के लिए आपसे 750 से लेकर 1500 रुपये तक का चालान लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया, इसकी मेन सिलेबस द कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो आपके 2 पेपर होते हैं ना। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, अर्थात जो आपका एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स से होगा, 450 मार्क्स का होता है। देयर विल बी द 2 पेपर, अर्थात आपके 2 पेपर क्या होते हैं, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सब्जेक्ट का होता है, दूसरा आपका पहला पेपर सब्जेक्ट होता है, सो पहला पेपर जीके का होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का होता है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट सेल भी 150, अर्थात जो पहला पेपर होगा वो कितने का होगा, 150 अंक का होगा। इसके अलावा मैं बात करूं सेकंड पेपर आपके 300 अंक का होता है। सेकंड पेपर आपके कितना अंक होगा, 300 अंक का होता है। तो दोनों मिलाकर कितना होगा आपके 450 हुए, तो 450 का आपका क्या होता है, टोटल पेपर होता है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट सेल बी ऑन द हाफ हॉर्स आपके विल बिल द सॉरी ऑल द क्वेश्चन इन द बोथ पेपर सेल द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। और इसके अलावा बात करूँ नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेशन इन द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर ऑफ द एवरी क्वेश्चन 1/3, अर्थात 1/3 आपके नेगेटिव रहेगी, और द पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी द डिपोजिट। इसके अलावा एग्जाम्पल से बता रॉन्ग आंसर शुड बी द इनकरेक्ट आंसर द मल्टीपल आंसर। तो ये ध्यान रखना भाई, इसके अंदर काम की चीज यही है कि आपके जो पेपर होंगे वो टोटल 450 अंक का होगा। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर जो फर्स्ट होगा वो आपको 150 अंक का होगा, और जो सेकंड पेपर है वो आपको 300 अंक का होगा। इस अंक के अंदर ये आपका सब्जेक्ट वाला होता है, और ये आपका होता है जीके जीएस का। जीके जीएस का क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है सिलेबस के बारे में।
जो पहला पेपर होगा उसको आपको कंप्लीट करने के अंदर 1 घंटा और 30 मिनट का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। 1 घंटा और 30 मिनट का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। और सेकंड पेपर होगा उसको आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। कितने घंटे दिए? 3 घंटे आपको क्या दिए जाएंगे, पेपर का टाइम होगा। ठीक है। अब बात करें सिलेबस के अंदर, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास एंड इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान और भारत का इतिहास, स्पेशल एम्पायर्स ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट। स्पेशल एम्पायर मतलब कुछ विशेष साम्राज्य, या मैं बात करूं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत के जो आंदोलन हुए आपके, जो स्पेशल जो मूवमेंट हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वो आपके सिलेबस के अंदर है। तो जहाँ राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, और आपको जो नेशनल मूवमेंट हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वो आपके सिलेबस में, और कुछ कुछ विशेष एम्पायर है जैसे मुगल एम्पायर हो गया, तो वो सारे इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा मैं बात करूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थात आपकी रीजनिंग, जो मेट और एक पेपर होता है आपका सेट का, मेट और सेट दो होता है, तो आपके मेंटल एबिलिटी है, तो वो ध्यान रखना। मेंटल एबिलिटी मानसिक जो योग्यता वाला पेपर है वो आपके होगा, और ये आपके होंगे सेकेंडरी लेवल, अर्थात सेकेंडरी लेवल की आपकी होगी, 10th लेवल की आएगी ना। इसके अलावा बात करें मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में, वो भी आपकी किस लेवल की होगी, 10th लेवल की होगी। इसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, लैंग्वेज संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश के, किसके, हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करूँ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन पॉलिटी भी पूछा जाएगा, और राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल फिजिकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल आपके सीनियर्स इन राजस्थान, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और फिर इन कंपलसरी एजुकेशनल जो एक्ट है, अर्थात जो आपकी फिजियोलॉजी या जो आपके स्कूल से संबंधित जो ज्ञान होता है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना। सिलेबस के अंदर वापस मैं बताऊं तो इसके अंदर ये तो आपकी है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री है, दूसरी आपकी इंडियन हिस्ट्री है। इसके अलावा इसके साथ में कुछ जो नेशनल मूवमेंट हुए, ये आपके सिलेबस में। इसके अलावा ध्यान रखना राजस्थान ज्योग्राफी, ये आपके सिलेबस में। इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में। इसके अलावा ध्यान रखना मेट अर्थात मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग, ये आपके सिलेबस में। मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में। ये दोनों ध्यान रखना, केवल और केवल 10th लेवल की आएगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके वो करंट अफेयर हो गई, ये आपके सिलेबस में आएगी। इसके अलावा मैं बात करूं करंट अफेयर हो गई। इसके अलावा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और जो स्कूल से संबंधित जो एक्ट है आपके विद्यार्थियों से संबंधित या स्कूल बच्चों से संबंधित, तो वो सारे आपके सिलेबस के अंदर है। ये मैंने जो सिलेबस बताए हैं ये आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, और इसके अंदर आपके मैं बात करूँ टोटल कितने 100 आपके 50 अंक का ये क्या था आपके पेपर होता है। 130 के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ये हमारा क्या पेपर फर्स्ट के सिलेबस हुआ। अब बात करें पेपर सेकंड के, ये पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में देखेंगे। पेपर सेकंड के बारे में, पेपर सेकंड है आपके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, अर्थात आपका जो 12 लेवल का है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, आपके बीएससी लेवल का पूछा जा सकता है आपसे, और पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात आपका मैं बात करूँ एमएससी लेवल से आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेडोलॉजी टीचिंग लर्निंग आपके जो मेटर टीचिंग लर्निंग जो मेटल उससे यूज ऑफ आपके कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, अर्थात आपके कंप्यूटर से भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ पेपर सेकंड का क्या हुआ सिलेबस हुआ। अब बात करें पेपर, तो पेपर के अंदर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके अंदर आपको 5 गोला बनना है। और मैं बात करूं ये 5वां गोला आपको 5 ऑप्शन देंगे, यदि कोई नहीं पाता तो आपको 5 बनना होगा आपके। इफ यू
आर नॉट अटेम्प्टिंग इन द क्वेश्चन इन द ड्रैगन इन द सर्किल ऑफ 5, 5 गोल आपको बनना है। एन है तो आपका वर्ड थर्ड पार्ट 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क ऑफ द क्वेश्चन सेल डिजिट डिपॉजिट, अर्थात आपका 1/3 इसके अंदर काटा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट द एक्ट दैट ही या सी हैज ड्रैगन सर्किल बबल्स, अर्थात आपको कोई भी डबल गोले ऐसे नहीं करना चाहिए, और इसके आपको गोले बनने के लिए 10 मिनट से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि कोई विद्यार्थी 10% से क्वेश्चन अधिक कोई गोले नहीं करता तो इस परीक्षा के अंदर क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो ये संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी देख ली लेक्चर से संबंधित, किसकी क्या योग्यता थी, क्या आयु संबंधित थी, क्या वेतन था, सारी चीजें सिलेबस के बारे में सारी हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख ली। इसके अलावा भी आपके किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।